मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। मेज पर फाइलें बिखरी पड़ी थी और वो सामने लगे शीशे को देख रहे थे। आने वाले समय की तस्वीरें एक एक कर उनके आगे साकार होने लगीं। झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ पांव। वो जहां भी जाते हैं उपेक्षा के ही शिकार होते हैं। हर कोई उनकी ओर से मुंह फेर लेता है। ऐसे में उन्हें नानी के कहे शब्द याद आ गए, अरे पगले, यूं आकाश में नहीं उड़ा करते। पखेरु भी तो अपना घोंसला धरती पर ही बनाया करते हैं। तनाव से उनका माथा फटा जा रहा था। उसी मनोदशा में वो सीट से उठे और सोफे पर जा धंसे। दोनों हाथों से माथा पकड़े हुए वो चिंतन में डूबने लगे। उनके आगे सच्चाई परत दर परत खुलने लगी। उन्होंने कभी भी तो अपने से बड़ों की बातें नहीं मानी। उनके आगे वो अपनी ही गाते रहे। सिर उठाकर उन्होंने घड़ी की ओर देखा तो 1 बज रहा था। चपरासी ने अंदर आकर पूछा, सर, लंच में आप क्या लेंगे? आज रहने दो, उन्होंने मना करते हुए कहा, बस 1 कॉफी ला दो। जी सर, चपरासी बाहर चल दिया। लोगों की झोली खुशियों से कैसे भरती है, वो इसी पर सोचने लगे। परसों ही तो उनके पास छगनलाल एक फाइल लेकर आए थे। उन्होंने पूछा था, कहिए छगन बाबू कैसे हैं? बस साहब, छगनलाल हंस दिए थे, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। मैं तो जीते जी जीवन का सही आनंद ले रहा हूँ। चहकते हुए परिवार में रह रहा हूँ। बहू बेटा दोनों ही घर गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे हैं। वे तो मुझे तिनका तक नहीं तोड़ने देते। अब वही तो मेरे बुढ़ापे की लाठी हैं। बहुत तकदीर वाले हो भाई। ये कहते हुए उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर कर छगनलाल को लौटा दी थी। चपरासी सेंटर टेबल पर कॉफी का मग रख गया। उसे पीते हुए वो उसी प्रकार आत्ममंथन करने लगे। उनके सिर पर से माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। वो दोनों एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। तब नानाजी उन्हें अपने घर ले आए थे। उनका लालन पालन ननिहाल में ही हुआ था। उनकी बड़ी बहन का विवाह भी नानाजी ने ही किया था। नाना नानी के प्यार ने उन्हें बचपन से ही उद्दंड बना दिया था। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही उनके पांव खुलने लगे थे। पर उनका एक गुण, तीक्ष्ण बुद्धि का होना, उनके अवगुणों पर पानी फेर देता था। राज्य लोक सेवा आयोग में पहली ही बार में उनका चयन हो गया तो वो सचिवालय में काम करने लगे थे। अब उनके मित्रों का दायरा बढ़ने लगा था। दोस्तों के बीच रहकर भी वो अपने को अकेला ही महसूस किया करते। वो धीरे धीरे अलग ही मनोग्रंथि के शिकार होने लगे। घर बाहर हर कहीं अपनी ही जिद पर अड़े रहते। उनके भविष्य को लेकर नानाजी चिंतित रहा करते थे। उनके लिए रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन वो उन्हें टाल देते। एक दिन अपनी नानी के बहुत समझाने पर ही वो विवाह के लिए राजी हुए थे। 3 साल पहले वे नाना नानी के साथ एक संभ्रांत परिवार की लड़की देखने गए थे। उन लोगों ने सभी का हृदय से स्वागत किया था। चाय नाश्ते के समय उन्होंने लड़की की झलक देख ली थी। वो लड़की उन्हें पसंद आ गई और बहुत देर तक उनमें इधर उधर की बातें होती रही थीं। उनकी बड़ी बहन भी साथ थी। उसने उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा था, क्यों भैया, लड़की पसंद आई? इस पर वे मुस्कुरा दिए थे। वहीं बैठी लड़की की माँ ने आंखें नचाकर कहा था, अरे भाई, अभी दोनों का आमना सामना ही कहाँ हुआ है। पसंद नापसंद की बात तो दोनों के मिल बैठकर ही होगी ना। इस पर वहाँ हंसी के ठहाके गूंज उठे थे। ड्राइंग रूम में सभी चहक रहे थे। किचन में भांति भांति के व्यंजन बन रहे थे। प्रीति की माँ ने वहाँ आकर निवेदन किया था, आप सब लोग चलिए, लंच लगा दिया गया है। वहाँ से उठकर सभी लोग डाइनिंग रूम में चल दिए थे। वहाँ प्रीति और भी सज संवर कर आई थी। प्रीति का वह रूप उनके दिल में ही उतरता चला गया था। सभी भोजन करने लगे थे। नानाजी ने उनकी ओर घूमकर पूछा था, क्यों रे, लड़की पसंद आई? जी नानाजी, वो बोले थे, पर क्या? प्रीति के पापा चौंके थे।
पर लड़की को मेरे निजी जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं देना होगा। उन्होंने कहा, मेरी यही एक शर्त है। प्रयाग, नानाजी उनकी ओर आंखें तरेरने लगे थे। तुम्हारा इतना साहस कि बड़ों के आगे जबान खोलो। क्या हमने तुम में यही संस्कार भरे हैं? नानाजी की उस प्रताड़ना पर उन्होंने गर्दन झुका ली थी। प्रीति की मां ने ये कहकर वातावरण को सहज बनाने का प्रयत्न किया था कि अच्छा ही हुआ जो लड़के ने पहले ही अपने मन की बात कह डाली। वैसे प्रयाग जी, प्रीति के पापा सिर खुजलाने लगे थे। मैं आपके निजी जीवन की थ्योरी नहीं समझ पाया। मैं घर से बाहर क्या करूं, क्या न करूं, उन्होंने स्पष्ट किया था। यह इस पर किसी भी प्रकार की टोका टाकी नहीं करेगी। अरे, प्रीति के पापा ने जोर का ठहाका लगाया था। लो भाई, आपकी यह निजता बनी रहेगी। रिश्ता पक्का हो चला था। 6 महीने बाद धूमधाम से उनका विवाह हो गया था। विवाह के तुरंत बाद ही वे दोनों नैनीताल हनीमून पर चल दिए थे। सप्ताह भर वे वहां खूब सैर सपाटा करते रहे थे। दोनों ही तो एक दूसरे में डूबते चले गए थे। वहां उन्होंने नैनी झील में जी भर कर बोटिंग की थी। क्यों जी? बोटिंग करते हुए प्रीति ने उनसे पूछा था। उस दिन मैं आपकी फिलॉसफी नहीं समझ पाई थी। जब आप मुझे देखने आए थे तो अपने निजी जीवन की बात कही थी ना? हाँ, उन्होंने कहा था। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, इस पर तुम्हारी ओर से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। मैं औरत मर्द में अंतर माना करता हूँ। अरे, प्रीति भौचक रह गई थी। वह गला साफ करते हुए बोली, आज के युग में जहाँ नर नारी की समता की दुहाई दी जाती है, वहाँ आपके ये दकियानुसी विचार। मैंने कहा ना, उन्होंने पत्नी की बात बीच में काट दी थी। तुम किसी भी रूप में मेरे साथ वैचारिक बलात्कार नहीं करोगी और न ही मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी होने दूंगा। तभी फोन की घंटी बजी और उन्होंने आकर रिसीवर उठा लिया। यस सर, लंच के बाद आप डिक्टेशन देने की बात कह रहे थे। उधर से उनकी पीए कनू ने उन्हें याद दिलाया। अरे हाँ, वो घड़ी देखने लगे। 2 बज चुके थे। अगले ही क्षण उन्होंने कहा, चली आओ, मुझे एक जरूरी डिक्टेशन देना है। इतना कहकर वो कल्पना के संसार में विचरने लगे कि उनकी पीए कनुप्रिया कमरे में आएगी। उसके शरीर की गंध से कमरा महक उठेगा। ऐसे में वो सुलगने लगेंगे। तभी चौखट पर कनु आ खड़ी हुई। वो मुस्कुरा दिए। आओ, चली आओ। कनु सामने की कुर्सी पर बैठ गई। वो उसके आगे चारा डालने लगे। कनु, आज तुम सच में एक संपूर्ण नारी लग रही हो। कनु हतप्रभ रह गई। बॉस के मुंह से वो अपनी तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर घबरा उठी। उसने नोटबुक खोल ली और नोटबुक पर नजर गड़ाए हुए बोली, मैं समझी नहीं सर। अरे भाई, कॉलेज के दिनों में मैंने काव्य शास्त्र के पीरियड में नायिका भेद के लक्षण पढ़े थे। तुम्हें देखकर वे सारे लक्षण आज मुझे याद आ रहे हैं। तुम पद्मिनी हो। तुम्हारे आने से मेरा ये कमरा ही नहीं, दिल भी महकने लगा है। काम की बात कीजिए न सर। कनु गंभीर हो आई। उसने कहा, आप मुझे एक जरूरी डिक्टेशन देने जा रहे थे। सॉरी कनु, मुझे पता न था कि तुम। मैं तो सच्चाई उगल रहा था। आपको सब पता है सर, कनु कहती ही गई। आप अपनी आदत से बाज आ जाइए। प्रीति मैडम में ऐसी क्या कमी थी जो आपने उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश किया? अपनी स्टेनो के मुंह से पत्नी का नाम सुनकर प्रयाग को जबरदस्त मानसिक झटका लगा। कनु तो उन्हें नंगा ही कर डालेगी। उनकी सारी प्राइवेसी न जाने कब से दफ्तर में लीक होती आ रही है। यानी सभी जानते हैं कि उनके अत्याचारों से तंग आकर ही उनकी पत्नी मायके में बैठी हुई है। कनु के प्रश्न से निरुत्तर हो वो अपने गरीबान में झांकने लगे तो अतीत फिर उनके सामने साकार होने लगा। नैनीताल से आकर वो नानाजी से अलग एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे थे। नानाजी ने उन्हें बहुत समझाया था लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी थी। फ्लैट में आकर वो अपने आदेश निर्देशों से प्रीति का जीना ही हराम करने लगे थे। रात की रोटियां क्यों बच गईं? तुम तार पर कपड़े डालती हुई इधर उधर क्यों झांकती हो?
तुम्हें लोग क्यों देखते हैं? आए दिन वो पत्नी पर इस तरह के प्रश्नों की झड़ी सी लगा दिया करते थे। उस फ्लैट में प्रीति उनके साथ भीगी बिल्ली बनकर रहने लगी थी। जब तब उसे उनकी शर्त याद आ जाया करती। पति के उन अत्याचारों से आहत हो वो आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगी थी। एक बार तो वो मरती मरती ही बची थी। उनकी आवारगी अब और भी जलवे दिखलाने लगी थी। एक दिन वो किसी युवती को फ्लैट में ले आए थे। प्रीति कसमसा कर ही रह गई थी। उन्होंने उस युवती का परिचय दिया था, ये सुनंदा है। हम लोग कभी एक साथ ही पढ़ा करते थे। विवाह के दूसरे साल उनके यहाँ एक बच्चा आ गया था, लेकिन वे वैसे ही रूखे बने रहे। बच्चे के आगमन पर उन्हें कोई भी खुशी नहीं हुई थी। प्रीति उनके अत्याचारों के नीचे दबती ही गई। देखिए जी, एक दिन प्रीति ने अपना मुंह खोल ही दिया, मुझे आप प्रतिबंधों के शिकंजे से मुक्त कीजिए, नहीं तो तुम मेरा क्या कर लोगी? उन्होंने तमक कर पूछा था। अब हमारे बीच नन्हा भी आ गया है। प्रीति उन्हें समझाने लगी थी, हम 2 से 3 हो आए हैं। मुझे इस गुलामी की जंजीर से मुक्त कर दें। नहीं, वे गुर्राए, मैं अपने निश्चय से टस से मज नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपने ही मन की करता रहूंगा। ठीक है, प्रीति का भी स्वाभिमान जाग गया था। उसने कहा, फिर मैं भी अपनी मनमर्जी पर उतरने लगूंगी। प्रीति के अनुनय विनय का प्रयाग पर कुछ भी असर नहीं पड़ा तो एक दिन नन्हे को लेकर मायके चली गई। रो रो कर उसने माँ को सारी बातें बतला दी। माँ उसका सिर सहलाने लगी, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा बेटी। तब से प्रीति मायके में ही रहकर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगी थी। उन्होंने कभी भी उसकी खोज खबर नहीं ली। उनका बेटा नन्हा भी उन्हें नहीं पिघला पाया था। उनके दोस्तों में इजाफा होता गया। बदनाम गलियों में भी वो मुंह मारने लगे थे। एक दिन बूढ़ी हो आई नानी उनके यहाँ चली आई थी। क्यों रे, तेरा यह मनमौजीपन कब छूटेगा? छोड़ो भी नानी माँ, उन्होंने बात टाल दी थी, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। जो होगा उसे मैं झेल लूंगा। संस्कार बदले भी तो जा सकते हैं ना। नानी का हाथ उनके कंधे पर आ गया था। तू अब भी मान जा, जाकर बहू को लिवा ला, इसी में तेरा भला है। वो नहीं समझ पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज उनकी पिए कनू तक ने उन्हें नंगा कर देना चाहा था। ठुड्डी पर हाथ रखे हुए वो प्रीति के बारे में सोचने लगे कि उसमें कोई कमी नहीं है। उन्हीं के अत्याचारों से उस बेचारी को आज निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है। दफ्तर से प्रयाग सीधे ही घर चले आए। उनके पीछे पीछे 2-4 उनके मित्र भी चले आए। कुछ देर तक खाने पीने का दौर चला, फिर मित्र चले गए तो वो फिर से तन्हा हो गए। उससे नजात पाने के लिए उन्होंने 2-3 बड़े बड़े पैगा लिए और बिस्तर पर जा धन से। सुबह हुई, देर से सोकर उठे तो नहा धोकर सीधे ऑफिस चल दिए। दरवाजे पर खड़े चपरासी ने निवेदन किया, साहब, आपको मैडम याद कर रही हैं। मुझे? वो चौंके। जी, चपरासी बोला, मैडम बोली थी कि आते ही उन्हें मेरे पास भेज दे। वो आशंकित होने लगे। महानिदेशक ने उन्हें न जाने क्यों बुलवाया है। किसी प्रकार शंकित मन से वो मिसेज रूंटा के चैम्बर में चल दिए। मैडम ने तो उन्हें देखते ही उनकी ओर जैसे तोप दाग दी। क्यों मिस्टर, आपको अपने करियर का ख्याल नहीं है क्या? ऐसी क्या बात हो आई मैडम? उन्होंने कुछ सहम कर पूछा। यह क्या है? देखिए, मिसेज रूंटा ने उन्हें कनुप्रिया की शिकायत थमा दी। हाथ कंगन को आरसी। क्या आप तो छिपी रुस्तम निकले? शिकायत देखकर उनको सारा कमरा घूमता हुआ सा लगा। वो होठों पर जीभ फिरा कर बोले, माफ करना मैडम, ये लड़की दुष्चरित्र है। दुष्चरित्र आप हैं? मिसेज रूंटा ने आंखें तरेर कर कहा, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप जैसे लंपट व्यक्ति इस पद पर कैसे बने हुए हैं। सुना है आपका अपनी पत्नी के साथ भी। उनकी तो बोलती ही बंद हो आई। उन्होंने अपराध भाव से गर्दन झुका ली।
मिसेज रूंटा ने उन्हें चेतावनी दे डाली, आइंदा ध्यान रखें। अब आप जा सकते हैं। वो उठे और चुपचाप महानिदेशक के चैम्बर से निकलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गए। तभी उनके कमरे में कनुप्रिया चली आई और बोली, सर, मेरी यहाँ से बदली हो गई है। वो कुछ बोले नहीं बल्कि चुपचाप फाइलें देखते रहे। आज वो अपने को हारे हुए जुआरी सा महसूस कर रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उनके पास बाबू छगनलाल चले आए। उन्होंने कहा, माफ करना साहब, आज आप कुछ उदास से हैं। बैठिए छगन बाबू। वो सामान्य हो गए। छगनलाल कुर्सी पर बैठकर बोले, वैसे हम लोग आफतें खुद ही मोल लिया करते हैं। लगता है कि आप भी किसी आफत में फंसे हैं। आप ठीक कहते हैं। वो बोले, मेरी पीए कनू ने महानिदेशक से मेरी बदसलूकी की शिकायत की है। वही तो, छगनलाल ने कहा, सारे निदेशालय में यही सुगबुगाहट चल रही है। अब ऐसा नहीं होगा छगन बाबू। वो बोले, अब मैं सावधानी से रहा करूँगा। रहना भी चाहिए साहब। छगनलाल बोले, आदमी को हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। उन्हें जीवन में पहली बार सबक मिला था। अब वो ध्यानपूर्वक अपना काम करने लगे। वो नानाजी को फोन मिलाने लगे। मिलने पर वे बोले, नानाजी, मैं प्रयाग बोल रहा हूँ। बोलो बेटे, उधर से कहा गया। मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी दिली इच्छा प्रकट की। स्वागत है। नानाजी ने पूछा, कब आ रहे हो? 1-2 दिन में प्रीति को भी साथ लेकर आ रहा हूँ। फिर तो ये सोने पर सुहागा वाली बात होगी। नानाजी ने चहक कर कहा, ये तो तुम्हें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। सॉरी नानाजी। प्रयाग क्षमा मांगने लगे। अब तक मैं भटकने की राह पर था। शाम को वो दफ्तर से सीधे ही ससुराल चले गए। आंगन में नन्हा खेल रहा था। उसे उन्होंने गोद में उठाया और प्यार करने लगे। कोने में खड़ी प्रीति उन्हें देखती ही रह गई। वो मुस्कुरा दिए, प्रीति, आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो तो आपको आना ही था। प्रीति हंस दी। वो सास ससुर के आगे अपने किए पर प्रायश्चित करने लगे। ससुर ने उनका कंधा थपथपा दिया, कोई बात नहीं बेटा, आदमी ठोकर खाकर ही तो संभलता है। सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने को तनाव मुक्त पाया। प्रीति भी खुश नजर आ रही थी। चाय नाश्ते के बाद उन्होंने एक टैक्सी बुला ली। प्रीति और नन्हे को बिठाकर खुद भी उनकी बगल में बैठ गए। टैक्सी नानाजी के घर की ओर सड़क पर दौड़ने लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने विचार प्रकट करने के लिए कमेंट कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो डालने पर आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।